नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था सरपम पट्टू या सरपम पाट्टू क्या है? लोक नृत्य, जनजाति, नाव या फिर लोक कला? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोक कला। सरपम पाट्टू सर्प कावू, सर्प कुंज और नाग मंदिरों में प्रदर्शित किया जाने वाला आनुष्ठानिक लोक कला का रूप है। इसका आयोजन कभी कभार ही घरों में किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। इसका निष्पादन पुल्लुवा समुदाय के लोगों की देखरेख में किया जाता है। आवश्यक कठोर व्रतों का पालन करने वाली महिला कलाकारों द्वारा इसका निष्पादन किया जाता है। सरपम पाट्टू को पाम्बू तुल, पाम्बिन कलम, नागम पाट्टू और सरपोलस्वम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लोक कला। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च किया गया है दिल्ली में, चेन्नई में, जयपुर में या फिर पुणे में? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुणे में। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को पुणे, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया, अतः विकल्प डी सही है। स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिए हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है। इसका उपयोग फ्यूल सेल में विद्युत या ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। फ्यूल सेल हाइड्रोजन और वायु का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, जिससे बस को पावर मिलती है। इसमें बस से निकलने वाला एकमात्र उत्पाद जल होता है, इसलिए यह संभवतः परिवहन का सबसे पर्यावरण के अनुकूल साधन है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पुणे में। अगला प्रश्न है, ऑसड्रैब 1C किससे संबंधित है? जीन, पनडुब्बी, मिसाइल या फिर दवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीन। हाल ही में चावल के एक जीन में इसकी दूसरी प्रति जोड़ने से चीनी चावल की किस्म की उपज में 40% तक की वृद्धि देखी गई है। जब चावल में एकल जीन, जिसे ऑसड्रैब 1C कहा जाता है, की दूसरी प्रति जोड़ी जाती है तो निम्न प्रभाव देखे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन के उपयोग में सुधार, फूल आने की गति में वृद्धि और नाइट्रोजन का अधिक कुशलता से अवशोषण, अतः विकल्प ए सही है। इसे जेनेटिक मॉड्यूलेशन के रूप में वर्णित किया गया है। यह एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी जीएम नहीं है और ना ही यह ट्रांसजेनिक पौधे का परिणाम है जिसमें किसी अन्य डोनर से तत्व होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओपन सी शब्द समाचारों में रहा, यह किससे संबंधित है? समुद्री व्यापार मार्ग, नौसेना अभ्यास, एनएफटी मार्केट प्लेस या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एनएफटी मार्केट प्लेस। ओपन सी सबसे बड़ा एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन्स बाजारों यानी मार्केट प्लेसेस में से एक है, इसलिए विकल्प सी सही है। ओपन सी एनएफटी के व्यापार के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन पर आधारित है। फंजिबल का अर्थ है कि दो चीजें आपस में इंटरचेंजेबल हैं, जबकि एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन डिजिटल परिसंपत्ति है। इसके स्वामित्व को ब्लॉकचेन पर संग्रहित लेन देन रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। एनएफटी का इस्तेमाल कर एक आर्टिस्ट एक डिजिटल आर्ट वर्क को ओरिजिनल करार दे सकता है। आर्ट वर्क और डिजिटल अवतार कुछ प्रमुख एनएफटीज हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एनएफटी मार्केट प्लेस। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से रेडियो टॉवर्स को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ऑप्टिमाइजेशन, चैनलाइजेशन, टॉवराइजेशन या फिर फाइबराइजेशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फाइबराइजेशन। भारत 5G सेवाएं शुरू करने के लिए करीब 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की प्रक्रिया में है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से रेडियो टॉवर्स को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया को फाइबराइजेशन कहा जाता है, अतः विकल्प डी सही है। 5G सेवाओं के शुरू होने के बाद यह नेटवर्क क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में मदद करेगा। साथ ही यह बड़ी मात्रा में डेटा के ट्रांसफर में मदद करेगा। यह अतिरिक्त बैंडविड्थ और मजबूत बैकहॉल सपोर्ट प्रदान करने में भी सहायक होगा। बैकहॉल बड़े ट्रांसपोर्ट का एक घटक है। यह पूरे नेटवर्क में डेटा प्रवाह के लिए जिम्मेदार है।
यह नेटवर्क के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो नेटवर्क के कोर को किनारों यानी एज से जोड़ता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, फाइब्राइजेशन। अगला प्रश्न है, हैंड फुट माउथ डिजीज यानी HFMD को किस नाम से भी जाना जाता है? पोटैटो फीवर, ब्लैक फीवर, टोमेटो फीवर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टोमेटो फीवर। हाल ही में भारत ने टोमेटो फीवर के 82 मामले दर्ज किए हैं। हैंड फुट माउथ डिजीज नामक इस रोग को टोमेटो फीवर नाम दिया गया है क्योंकि इसमें मरीज के शरीर पर लाल फफोले पड़ जाते हैं। ये धीरे धीरे टमाटर के आकार के हो जाते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। यह रोग आंतों के वायरस के कारण होता है और यह अत्यधिक संक्रामक है। वयस्कों में यह दुर्लभ है क्योंकि उनके पास आमतौर पर वायरस से बचाव के लिए पर्याप्त प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम्स होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक स्वतः सीमित बीमारी है और इसके इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा मौजूद नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, टोमेटो फीवर। अगला प्रश्न है, नाफिस क्या है? फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग तकनीक या फिर चक्रवात पूर्वानुमान प्रणाली? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी नाफिस की शुरुआत की। नाफिस परियोजना अपराध और अपराध से संबंधित फिंगरप्रिंट्स का एक व्यापक डेटाबेस है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB द्वारा विकसित किया गया है। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फिंगरप्रिंट डेटा को समेकित करके केंद्रीय सूचना भंडार के रूप में कार्य करता है। नाफिस किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय 10 अंकीय राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर यानी NFN प्रदान करता है। इसमें अलग अलग FIR के तहत दर्ज किए गए किसी अपराधी के अलग अलग अपराधों को एक ही NFN यानी यूनिक ID से लिंक किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म के संदर्भ में मंडला आर्ट का अस्तित्व सबसे पहले दिखाई देता है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऋग्वेद। संस्कृत में मंडला का शाब्दिक अर्थ है सर्कल या केंद्र। इसे एक जातिमीय विन्यास द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह आमतौर पर किसी न किसी रूप में गोलाकार आकार को शामिल करता है, जबकि इसे एक वर्ग के आकार में भी बनाया जा सकता है। मंडल पैटर्न अनिवार्य रूप से परस्पर जुड़ा होता है। माना जाता है कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह भारत में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई। हिंदू धर्म में इसका प्रभाव सबसे पहले ऋग्वेद में दिखाई देता है, इसलिए विकल्प डी सही है। ऐसा माना जाता है कि मंडला में प्रवेश करके और उसके केंद्र की ओर बढ़ते हुए ब्रह्मांड को एक दुख से आनंद में बदलने की ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, अरनमुला कन्नडी हस्तशिल्प किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। अरनमुला कन्नडी का शाब्दिक अर्थ है केरल के पठानमथिट्टा जिले के एक छोटे से शहर अरनमुला का दर्पण। यह 2005 में भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाला राज्य का पहला शिल्प उत्पाद है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह विशेष और दुर्लभ दर्पण शहर के विश्वकर्मा समुदाय से संबंधित अत्यधिक कुशल पारंपरिक कारीगर परिवारों द्वारा बनाए जाते हैं। सामान्य कांच के दर्पणों में पीछे के प्रतिबिंब के विपरीत इस दर्पण की विशिष्टता इसका सामने का प्रतिबिंब है। केरल में इन दर्पणों का सांस्कृतिक महत्व भी है। इसे धार्मिक त्योहारों या शुभ अवसरों और समारोहों के दौरान प्रदर्शित 8 शुभ वस्तुओं यानी अष्टमंगल्या में से एक माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न है, ओरोमो, अम्हारा और ट्रिगेयन है नृजातीय समूह, शूद्र ग्रह, चंद्रमा या फिर आइलैंड्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नृजातीय समूह। हाल ही में WHO ने इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में मानवीय संकट को पृथ्वी पर सबसे खराब आपदा के रूप में वर्णित किया है। इथियोपिया अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है। इसकी सीमा इरिट्रिया, जिबूती, सूडान, सोमालिया और केन्या से लगती है।
इसे नृजातीय समूहों के आधार पर 10 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ओरोमो इथियोपिया का सबसे बड़ा नृजातीय समूह, अम्हारा दूसरा सबसे बड़ा समूह, यह इथियोपिया के 115 मिलियन लोगों का 60% से अधिक है, और ट्रिगेयंस लगभग 6 से 7% हैं और एक नृजातीय अल्पसंख्यक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नृजातीय समूह। अंतिम प्रश्न है, ताइवान जल संधि को फार्मोसा जल संधि नाम दिया गया डच द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या फिर चीनी लोगों द्वारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगालियों द्वारा। हाल ही में ताइवान ने कहा कि 5 चीनी विमानों द्वारा ताइवान जल संधि मध्य रेखा यानी मीडियन लाइन को पार किया गया। ताइवान जल संधि को फार्मोसा जल संधि भी कहा जाता है। यह चीन के फुकियान प्रांत के तट और ताइवान द्वीप के बीच स्थित है। सबसे संकरे बिंदु पर इसकी चौड़ाई लगभग 100 मील है। इसका विस्तार दक्षिण और पूर्वी चीन सागर के बीच दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। इसकी गहराई लगभग 230 फीट है और इसमें पेस्काडोरेस द्वीप समूह, जो ताइवान की सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, शामिल है। इसके निकट मुख्य बंदरगाह अमाए मुख्य भूमि चीन में और काओ हिसुंग ताइवान पर हैं। 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली नाविकों द्वारा ताइवान जल संधि को फार्मोसा यानी सुंदर नाम दिया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगालियों द्वारा। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। 2019 AV-13 क्या है? एस्टेरॉयड, रॉकेट सिस्टम, एंटी रेडिएशन मिसाइल या फिर असॉल्ट राइफल? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।